कहानी की शुरुआत सन 1962 से होती है, जहां हमें पैसिफिक ओशन के ऐन दरमियान एक बेहद बड़ा शेप दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा होता है। इस शेप पर टोटल 600 पैसेंजर सवार होते हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहे होते हैं। शेप के अंदर एक शानदार पार्टी चल रही होती है जहां एक निहायत खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और तमाम लोग उसके गाने से लुत्फानंदोज होते हुए खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं। ये मंजर इतना पुरसुकून और दिल को भाने वाला होता है कि उसे देखकर भी दिल को अजीब सा खौफ महसूस होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी अचानक इंजन रूम में जाता है और वहां जाकर एक लेवर को ऊपर की तरफ खींच देता है। जैसे ही लेवर ऊपर जाता है, एक तेज और नकेला वायर फौरन टाइट हो जाता है और पलक झपकते ही सब लोगों के आर पार से गुजर जाता है। देखते ही देखते पार्टी में मौजूद लोगों के जिस्म दो टुकड़ों में बंटने लगते हैं। हर तरफ एक दर्दनाक और खौफनाक मंजर होता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैल चुका होता है। इसी हौलनाक वाक़े में एक छोटी बच्ची जिसका नाम कैटी होता है बच जाती है। इसकी वजह यह होती है कि उसकी हाइट कम होती है और वो वायर उसके सर के ऐन ऊपर से गुजर जाता है। इसके बाद कहानी हमें 40 साल बाद के ज़माने में ले जाती है। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बूट की मदद से एक बड़े पुराने शेप को खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वही पुराना शेप डूबने लगता है। ये देखते ही ग्रुप का लीडर फौरन अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम मुर्फी होता है उसे उस पुराने शेप पर भेज देता है। लीडर मुर्फी को हुक्म देता है कि वो उस वायर को काट दे जिसके जरिए शेप को बांध कर खींचा जा रहा है, क्योंकि अगर ये शेप डूब गया तो उनकी टग बूट भी उसके साथ डूब सकती है। मुर्फी जब उस पुराने शेप पर पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि शेप के निचले हिस्से में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है जिसकी वजह से तेजी से पानी अंदर भर रहा होता है और अगले 5 मिनट में ये शेप मुकम्मल तौर पर डूब सकता है। मुर्फी फौरन ये बात अपनी टीम के लीडर को बताती है। ये सुनकर टीम लीडर मुर्फी को हुक्म देता है कि फौरन वायर को काटकर वहां से निकल आओ और टग बूट पर वापस पहुंचो, क्योंकि वो उस शेप को छोड़ने का फैसला कर चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद टीम के 2 और साथी भी मुर्फी के पास पहुंच जाते हैं और उसे भी यही कहते हैं कि शेप छोड़कर निकल आओ, लेकिन उस शेप को तलाश करने में उन्हें पूरे 3 महीने लगे होते हैं। इसलिए मुर्फी इतनी आसानी से उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो शेप को बचाने के इरादे से पानी में छलांग लगा देती है। मुर्फी को कूदता देखकर उसके दोनों साथी भी औजार लेकर उसके पीछे पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों जैसे तैसे करके शेप डूबने से पहले ही उसकी दरार पर वेल्डिंग कर देते हैं और यूं शेप को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में ये लोग उस शेप को मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, जिसे टीम लीडर सबके दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर देता है। यहीं एक आदमी जिसका नाम जैक होता है काफी देर से उन सब पर नजर रखे हुए होता है और उनकी सारी बातें खामोशी से सुन रहा होता है। जैक को यह अंदाजा हो जाता है कि ये लोग समंदर में गायब हो जाने वाले शिप तलाश करके उन्हें मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक उनके पास आता है और टीम लीडर को एक ऐसे शिप के बारे में बताता है जिसमें बेशुमार खजाना छुपा होता है। जैक दरअसल इसी शिप की बात कर रहा होता है जिसे 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लेवर खींचकर सब लोगों को मार दिया था। टीम लीडर भी उस 40 साल पहले गायब होने वाले एंटोनिया ग्राजा नामी शिप के बारे में सुन चुका होता है। लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत से लोगों ने तलाश किया, लेकिन आज तक वो किसी को नहीं मिला। इस पर जैक टीम लीडर को यकीन दिलाता है कि उसे मालूम है कि वो शिप समंदर के किस हिस्से में मौजूद है और अगर वो शिप मार्केट में बेच दिया गया तो सब लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसे का नाम सुनते ही ग्रुप के तमाम अफराद फौरन इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन वो सब अपनी टैग बोट में एंटोनिया ग्राजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो समंदर के एक निहायत वीरान हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां टीम के एक आदमी को किसी बड़े शिप के करीब होने का सिग्नल मिलता है। ये सब समझ जाते हैं कि वो शेप जो आज से 40 साल पहले गुम हो गया था वो यही कहीं मौजूद है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और पुराना शेप आ जाता है। ये वही शेप होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और जो पिछले 40 सालों से समंदर में गायब था। इस शेप को देखकर सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो सब मालामाल होने वाले हैं। इसके बाद टीम लीडर 2 लोगों को टैग बोट में ही रहने का कहता है और खुद चंद साथियों के साथ इस पुराने शेप की जांच के लिए अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई देने लगती है जिसे सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। फिर टीम लीडर सबको हौसला देता है और आगे बढ़ने का इशारा करता है। वो सब इस आवाज का पीछा करते हुए एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि घड़ी का कांटा अब भी हिल रहा होता है। कुछ ही देर बाद अचानक घड़ी का कांटा रुक जाता है और ये मंजर उन्हें मजीद परेशान कर देता है। इसके बाद वो जब मर्फी उसे ऊपर की तरफ खींचती है तो नीचे उसे एक लड़की नजर आती है। ये वही लड़की होती है जो 40 साल पहले सन 1962 में इस हादसे में अकेली बची थी। हैरानकुन बात यह होती है कि 40 साल गुजरने के बावजूद इस लड़की की उम्र बिल्कुल वैसी ही होती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो इस लड़की की आत्मा है। मर्फी जैसे ही दोबारा इस लड़की को देखती है वो अचानक गायब हो जाती है। काफी जद्दोजहद के बाद वो अपने साथी को मुकम्मल तौर पर ऊपर खींच लेते हैं।
मर्फी कंफ्यूज हो जाती है कि जो कुछ इसने देखा वो हकीकत थी या महज इसका वहम। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद वो अंदर से बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। चूंकि शेप बहुत बड़ा होता है इसलिए ये लोग इसे मजीद एक्सप्लोर करने लगते हैं। चलते चलते वो मैन कैबिन तक पहुंचते हैं जहां जांच के दौरान उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि 40 साल पहले डिजिटल वॉच का होना नामुमकिन था। अब ये लोग फैसला करते हैं कि अगले दिन इस शेप को टैग बोट के साथ बांध कर ले जाया जाएगा। अगली सुबह उन्हें मालूम होता है कि शेप में एक बहुत बड़ा होल बन चुका है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पानी भर रहा होता है। टीम लीडर कहता है कि इस हालत में शेप को टैग बोट के साथ ले जाना नामुमकिन है क्योंकि अंदर पानी भर जाने से शेप का वजन कई गुना बढ़ चुका होता है। इसीलिए सबसे पहले इस होल को वेल्ड करके बंद करना जरूरी होता है। आखिरकार ये सब फैसला करते हैं कि पहले शेप के होल को बंद किया जाएगा, फिर अंदर भरा हुआ पानी निकाला जाएगा और इसके बैक ही शेप को टैग बोट से बांधा जाएगा। कैप्टन की बात सबको दुरुस्त लगती है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। कुछ लोग होल की रिपेयरिंग शुरू कर देते हैं जबकि कुछ खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। मर्फी खजाने की जांच करते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल देखकर वो चूक जाती है क्योंकि इस पर बेशुमार गोलियों के निशान होते हैं। जब मर्फी पूल से ऊपर आने लगती है तभी वही लड़की एक बार फिर इसके सामने आ जाती है। डर के मारे मर्फी वापस नीचे पूल में गिर जाती है। इसका सर तेजी से पूल के फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है, मगर स्विमिंग पूल उसके खून को जज़्ब कर लेता है। मर्फी दोबारा ऊपर देखती है तो वो लड़की वहां मौजूद नहीं होती बल्कि उसकी जगह जैक खड़ा होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है, मैंने अभी अभी यहाँ एक लड़की देखी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी को तसल्ली देते हुए कहता है, ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और उनके यहाँ से जाने के फौरन बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शेप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। जब वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि कमरा इंतहाई खस्ता हालत में है। काफी रिसर्च करने के बावजूद उसे वहाँ कोई खास चीज हाथ नहीं लगती। अचानक जब उसकी नजर सामने मौजूद टेबल पर पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ एक शराब की बोतल और एक ग्लास रखा हुआ है, जैसे किसी ने अभी अभी पैक बनाकर छोड़ दिया हो। ये मंजर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शख्स चंद लम्हे पहले ही यहाँ से गया हो। जैसे ही टीम का लीडर उस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है तब अचानक उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है। शीशे में उसे उस पुराने शेप का कैप्टन दिखाई देता है। ये देखते ही टीम का लीडर बुरी तरह घबरा जाता है और उसके हाथ से शराब का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। खौफ के मारे वो फौरन उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इस शिप पर मौजूद हर शख्स के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स पेश आ रहे थे। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क था, उसे अचानक किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए शेप के ग्राउंड एरिया तक पहुंच जाता है जहां वो लेडी सिंगर वाकई मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए जैसे ही लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाला गेट खोलते हैं, अंदर जमा सारा पानी जोर से उनके ऊपर आ गिरता है। इस पानी में कई लोगों की लाशें तीर रही होती हैं। ये मंजर देखकर मर्फी और जैक खौफ के मारे फौरन वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते हुए उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर दाखिल होते ही जैक की नजर एक इंतहाई लग्जरी कार पर पड़ती है जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। लेकिन मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो फौरन वहां से निकलना चाहती है। तभी एक दूसरे कमरे से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब वो दोनों करीब जाकर ऊपर रखा हुआ सामान हटाते हैं तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। वहां सोने से भरा हुआ एक बॉक्स रखा होता है। ये देखते ही मर्फी फौरन अपने बाकी साथियों को बुला लेती है। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं और सामान हटाते हैं तो उन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं। हर एक बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स रखी हुई होती हैं। ये देखकर सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो सब रातों रात अमीर हो चुके थे। इतने बड़े खजाने को ढूंढ लेने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि इस शेप को यहीं छोड़ दिया जाए और सिर्फ सोना अपने साथ ले जाया जाए। इसके बाद वो सारा गोल्ड अपने टग बूट पर मुंतकिल कर देते हैं और यहाँ 2023 से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। टग बूट का कैप्टन बूट को स्टार्ट करने के लिए इंजन की सफाई में लग जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि टग बूट में रखा हुआ सिलेंडर का वैलो खुद ब खुद खुल जाता है और हवा में गैस फैलने लगती है। मैं टैग बूट का कैप्टन मौके पर ही मारा जाता है। अब ये सब लोग समंदर के बीचों बीच एक सुनसान और पुरअसरार शिप पर फंस चुके होते हैं। सभी लोग शदीद परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ से निकलने का वाहिद जरिया टैग बूट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। टीम का एक और साथी मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 हफ्ते बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी और अब उसे लगने लगता है कि शायद वो कभी इस शिप से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसी जहनी दबाव में आकर मार्क वहां रखी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी इस बात पर कंफ्यूज होती है कि उसे बार बार वही लड़की क्यों दिखाई दे रही है। इसी उलझन में वो इस लड़की के बारे में मजीद जानने की कोशिश करती है। वो शिप के डेटा में मुसाफिरों के नाम चेक करती है
जहां उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम कैटी था। रिसर्च करते करते मर्फी कैटी के रूम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खोलती है, उसे कैटी का ढांचा नजर आता है। ये मंजर देखकर मर्फी बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। कुछ लम्हों बैक वो खुद को संभालती है और इस ढांचे के गले में लटका हुआ लॉकेट उतार कर देखती है। लॉकेट के अंदर एक तस्वीर होती है जिसमें उस छोटी लड़की के वालिदैन दिखाई देते हैं। इसी वक्त कैटी मर्फी के पीछे खड़ी होती है, जिसे देखकर मर्फी को जोरदार झटका लगता है। कैटी धीमी आवाज में कहती है, लॉकेट बंद मत करना, बहुत सालों बाद मैं अपने माँ बाप को देख रही हूँ। मर्फी को अब भी यकीन नहीं आता कि वो एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है, लेकिन जब वो लॉकेट कैटी के हाथ में देती है तो वो लॉकेट उसके हाथ से आर पार गुजर जाता है। तब जाकर मर्फी को यकीन हो जाता है कि कैटी कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। कैटी मर्फी को बताती है कि इस शिप पर और भी कई लोगों की आत्माएं कैद हैं। जब तक उस शख्स को मारा नहीं जाता जो उन आत्माओं को यहाँ कैद करके रखता है, तब तक कोई भी सिविल आजाद नहीं हो सकती। मर्फी कैटी से पूछती है, वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें और बाकी सबको यहाँ कैद कर रखा है? जैसे ही कैटी उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, अचानक छत से अजीबो गरीब कीड़े निकलने लगते हैं। ये मंजर देखकर कैटी शदीद खौफ में आ जाती है। वो मर्फी से कहती है, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इस शिप से निकल जाओ, वरना सब मारे जाओगे। ये कहकर कैटी अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीने के बाद चक्कर महसूस करने लगता है। उसके आसपास रखे तमाम टेबल और चेयर्स हिलने लगते हैं। चंद ही लम्हों में सब कुछ खुद ब खुद रिपेयर होकर नया जैसा हो जाता है। 40 साल पहले जो लोग इस शिप में मारे गए थे, वो दोबारा मार्क के सामने जिंदा खड़े हो जाते हैं। मार्क बीच में खड़ा होता है और उसके चारों तरफ लोग तालियां बजाने लगते हैं। शुरू में उसे सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सब शराब का असर होगा। अगले ही लम्हे लेडी सिंगर मार्क के करीब आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। वो पूरी तरह मार्क को अपने विश में कर लेती है और उसे अपने पीछे लगा देती है। मार्क बना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगता है। नादान मार्क को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सिंगर उसे एक खतरनाक ट्रिप में फंसा रही है। लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे खड़ी होकर मार्क को अपनी तरफ बुलाने लगती है। सिंगर को हासिल करने के जुनून में मार्क फ्लोर से नीचे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है। वहीं हमें टीम के लीडर को दिखाया जाता है जो उस पुराने शेप के कैप्टन के रूम में बैठा होता है। अचानक वो देखता है कि शराब की बोतल खुद ब खुद सर करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसके सामने इसी शेप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है। ये मंजर देखकर टीम का लीडर बुरी तरह घबरा जाता है। शेप का कैप्टन उसे गिलास में शराब डालकर पीने को देता है और साथ ही एक फोटो दिखाता है। इस फोटो में एक शेप होता है जिसका नाम लोरलाई था। कैप्टन बताता है कि कई साल पहले एक आदमी आया था जिसने हमें लोरलाई शेप के खजाने के बारे में बताया था। जब हमने लोरलाई शेप को रेस्क्यू किया तो वाकई हमें वहां बेशुमार खजाना मिला। फिर कैप्टन एक और फोटो दिखाते हुए कहता है, ये वही आदमी है जिसने हमें लोरलाई शेप के बारे में बताया था। जैसे ही टीम का लीडर उस फोटो को गौर से देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था। ये फोटो 40 साल पुरानी थी, लेकिन जैक की उम्र में जरा भी फर्क नहीं आया था। अब टीम का लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है। ये सच जानने के बाद वो फौरन अपनी टीम को उस शिप से बाहर निकालना चाहता है। वो तेजी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने वही साथी आ जाता है जो टैग बूट के ब्लास्ट में मारा गया था। हकीकत में ये उस आदमी की आत्मा होती है जो टीम के लीडर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लीडर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन अचानक सामने मर्फी आ जाती है। आत्मा तो गायब हो जाती है, मगर टीम के लीडर को मर्फी का चेहरा इसी मुर्दा साथी जैसा दिखाई देता है। इसी गलत फहमी में वो मर्फी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है। मर्फी खुद को बचाते हुए उसके पैर को जख्मी कर देती है, लेकिन उससे लीडर पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वो दोबारा मर्फी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो मर्फी को मार पाता, पीछे से जैक आकर लोहे की रॉड से उसके सर पर वार करता है और उससे बेहोश कर देता है। जैक वही शख्स था जो उन सबको यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही मालूम हो चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है। जैक को भी अंदाजा हो जाता है कि टीम के लीडर को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो सबको लीडर के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है, अगर ये दोबारा होश में आ गया तो ये हम में से किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। सबको जैक की बात दुरुस्त लगती है, इसीलिए वो अपने ही लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ना मिलने पर ये लोग प्लान के मुताबिक शिप को रिपेयर करने के काम में लग जाते हैं। जल्द ही शिप में जिस सरंग से पानी अंदर आ रहा था उसे ये लोग वेल्ड कर देते हैं और पंप के जरिए जहाज के अंदर जमा होने वाला पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मर्फी महसूस करती है कि उनका एक साथी जिसका नाम मार्क है कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मर्फी उसे तलाश करने निकल पड़ती है। तभी उसके सामने उस लड़की की आत्मा एक बार फिर जाहिर हो जाती है, जो उसे दिखाती है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो मर चुका है। वो आदमी मार्क ही होता है जो लेडी सिंगर को हासिल करने के चक्कर में मारा गया था। अब वो लड़की मर्फी के कंधे पर हाथ रखती है
और उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब ये सारा वाकया पेश आया था और शिप में मौजूद तमाम लोग मार दिए गए थे। उस रात शिप पर मौजूद हर शख्स को बेहद बेरहमी से कत्ल किया गया था। ये सब एक ऐसे ग्रुप ने किया था जिसका मकसद शिप पर मौजूद सारा गोल्ड लूटना था। उन लोगों ने कुछ अफराद को खाने में जहर मिलाकर मार दिया, कुछ को वायर से काटकर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया और कुछ को गोलियों से छिलनी कर दिया गया। उनके जुल्म से कैटी भी न बच सकी। उन्होंने कैटी को उसके रूम में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। उन तमाम वारदातों के पीछे वही लेडी सिंगर थी जिसने गोल्ड लूटने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था। अपने साथियों की मदद से उसने शिप पर मौजूद तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और अब सारा गोल्ड उनके कब्जे में आ चुका था। शिप का ऑफिसर भी लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर के एक इशारे पर वो अपने ही साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है लेडी सिंगर उसे भी गोली मार देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि अब सारा गोल्ड सिर्फ उसी का है, क्योंकि शिप पर मौजूद सब लोग मारे जा चुके थे। लेकिन उसी लम्हे एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जो उस पूरे खेल का असल मास्टरमाइंड था। वो लोहे की चेन से लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मुर्फी कैटी की मदद से ये सब कुछ देख रही होती है और तभी वो उस मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मुर्फी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। वही जैक जो उन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ लेकर आया था। असल में शेप में छीद हो चुका था और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रही थी। शेप को बचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसे डूबने से बचा सकें। इसीलिए जैक ने चालाकी से उन सबको यहाँ बुलाया था। अब जब शेप पूरी तरह ठीक हो चुकी थी तो जैक को उन लोगों की मजीद कोई जरूरत नहीं रही थी और वो उन सबको मारने का फैसला कर चुका था। ये बात समझते ही मर्फी को याद आता है कि जैक की बातों में आकर उन्होंने अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। मर्फी फौरन अपने लीडर की जान बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक टैंक में पानी भर चुका होता है और लीडर की मौत हो चुकी होती है। मर्फी टैंक का कांच तोड़ने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कांच बेहद मजबूत होता है और लाख कोशिश के बावजूद वो लीडर को नहीं बचा पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक और साथी के पास आती है जिसका नाम डोज होता है। मर्फी डोज को जैक की पूरी हकीकत बता देती है और कहती है कि अगर जैक कहीं भी नजर आए तो उसे फौरन शूट कर देना। ये कहकर वो अपने एक और साथी को ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर बाद जैक डोज के सामने आ जाता है। डोज उसे कहता है यहीं खड़े रहो और अपनी जगह से हिलना मत। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि मर्फी ने उसकी सारी हकीकत बता दी है। जैक डोज को बातों में उलझाकर बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डोज उसकी चाल समझ जाता है और फौरन जैक पर गोली चला देता है। जैक दूर जा गिरता है। बाद में डोज उसके पास जाकर देखता है कि जैक मरा हुआ लग रहा है। ये देखकर डोज वहां से चला जाता है, लेकिन हकीकत में जैक अभी जिंदा होता है। दूसरी तरफ मर्फी को मालूम हो जाता है कि जिस साथी को वो तलाश कर रही थी वो पानी में मारा जा चुका है। अब डोज के अलावा मर्फी के तमाम साथी मारे जा चुके थे। इसीलिए मर्फी फैसला करती है कि वो पूरे शेप को तबाह कर देगी। वो शेप के हर कोने में बम फिट करने लगती है और तभी डोज वहां पहुंच जाता है। डोज मर्फी को बताता है कि उसने जैक को मार दिया है। ये सुनकर मर्फी कहती है जैक मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है। मर्फी कहती है कि हमें ये पूरी शेप ब्लास्ट करनी होगी ताकि जैक किसी और इंसान को यहाँ लाकर ना फंसाए और इस शेप में कैद तमाम सोल्स आजाद हो जाए। डोज गुस्से में कहता है कि शेप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा और वो खाली हाथ वापस लौटेंगे। मर्फी जवाब देती है कि ये गोल्ड दरअसल जैक की एक चाल है जो वो कभी भी यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे, इसीलिए वो हर हाल में शेप को ब्लास्ट करेगी। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी सूरत मानने वाली नहीं, इसलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर वाज़ेह हो जाता है कि जैक ने डोज को भी मार दिया था। जैक मर्फी को बताता है कि इन दोनों का काम एक जैसा है। जिस तरह मर्फी समंदर में फंसी हुई शेप को जमा करती है, इसी तरह जैक सोल्स को इकट्ठा करता है। वो बताता है कि वो भी कभी इंसान था, लेकिन बेशुमार गुनाहों के बदले उसे ये सजा मिली और अब वो एक सोल कलेक्टर बन चुका है। जैक कहता है कि उसे इस काम के लिए शेप की जरूरत है और वो नहीं चाहता कि मर्फी इस शेप को ब्लास्ट करे। वो मर्फी को एक मौका देता है और कहता है चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में शेप को ब्लास्ट नहीं करना होगा। मगर मर्फी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद जैक लोहे की एक रॉड से उस पर हमला करता है और मर्फी नीचे गिर जाती है। जैसे ही जैक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मर्फी एक तीर चलाकर बम वाले रिमोट को निशाना बना देती है। अब मर्फी को बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और उसकी सांसें भी फूलने लगती हैं। तभी कैटी की आत्मा जाहिर होती है, जो मर्फी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर जाने का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक के तहत किए गए तमाम सोल्स आजाद हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मर्फी सतह पर पहुंचती है और देखती है कि शेप की तमाम सोल्स अपनी असली दुनिया की तरफ वापस जा रही हैं। हकीकत ये थी कि ये तमाम सोल्स जैक की गुलाम थीं, सवाए कैटी की सोल के, क्योंकि वो पाक थी और जैक उस पर मुकम्मल काबू नहीं पा सका था। इसीलिए कैटी की सोल बार बार मर्फी की मदद कर रही थी।
आखिर में मर्फी एक बॉक्स के सहारे समुंदर में तैरती रही। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तो वो एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अब भी जिंदा है और शीप का सारा गोल्ड एक दूसरे शीप में मुंतकिल कर रहा है ताकि वो मजीद लोगों को गोल्ड के लालच में मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।